अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ खुशकुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। बहुत से बच्चों का ऐसा भी कमेंट आया था, सर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम क्या करें। तो तैयारी नहीं है तो तैयारी करो और उसका कोई चारा नहीं है। तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे, तभी अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। कोई बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रॉब्लम ऐसी है, कोई ऐसा सवाल है जो आप नहीं कर पा रहे हो या कमेंट बॉक्स में पूरी बात नहीं समझा पा रहे हो, तो बेहतर है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से जो मेरी कोशिश बन पड़ेगी मैं उसका आपको ढंग से अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊँगा। ठीक है। जो भी बच्चा चाहता है कि उससे कोई ढंग का सही तरह की सलाह मशवरा चाहिए कि इस आखिरी घड़ी में कैसे पढ़ाई करनी है, आखिरी घड़ी में क्या चीज़ का इस्तेमाल करें कि हम अच्छे नंबर हासिल कर सकें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवाल जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ कि आपके कब सवाल आएँ और मुझे कब आपका जवाब देना है। बहरहाल, ये झारखंड बोर्ड की जो सेट सीरीज़ है जिसके 5 मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड ने लॉन्च किए थे, सिर्फ सवाल दिए थे। इस वीडियोज़ में आपको सवाल के साथ जवाब भी बताए जाते हैं और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुके हैं, ये उसका चौथा वीडियो है। इसके बाद 5वां वीडियो और आने वाला है। इन सब के साथ साथ एक 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो साथ में और चल रहा है। वक्त ब वक्त मैं वो वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो आप कम से कम उस वीडियो को देख लेना एक बार, ताकि आपको पता लगे कि एग्ज़ाम में उस चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आप उसे भी एक बार देख लीजिए। ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 और चूँकि मैं डेली पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th का ये उर्दू का पेपर है और इस पेपर को 3 भागों में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांटा गया है। और किस तरह के इनके नंबर हैं, किस तरह डिवाइड हैं, ये सब बात मैं पहले वाले वीडियोज़ में सब बता चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल से शुरू करते हैं सीधे ही। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र की मुसन्निफ़ कौन है? जवाब, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र की मुसन्निफ़ का नाम क़ुर्रतुल ऐन हैदर है। सवाल नंबर 2, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? जवाब, पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। सवाल नंबर 3, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? जवाब, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है मक़ता कहलाता है और जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। सवाल नंबर 4, नासिर काज़मी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई थी। सवाल नंबर 5, अल्लामा इक़बाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? जवाब, अल्लामा इक़बाल की पहली मतबूआ नज़्म बांगे दरा है। सवाल नंबर 6, ड्रामा यहूदी की लड़की के खालिक कौन है? खालिक यानी रचनाकार। ठीक है। जवाब, ड्रामा यहूदी की लड़की के खालिक आगा हशर काश्मीरी हैं। सवाल नंबर 7, नज़्म का लग़वी मानी क्या है? जवाब, नज़्म का लग़वी मानी है लड़ी में पिरोना या लड़ी में मोतियों को पिरोना, इसका लग़वी माना होता है और नज़्म एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आप बच्चे कहोगे मैंने कुछ सवाल सिर्फ पढ़ के बता दिए, समझाए नहीं। तो बेटा समझाए इसलिए नहीं है, समझाऊंगा तो वीडियो जो आधे घंटे का वीडियो है ये 3 घंटे का हो जाएगा। हर एक सवाल को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया जा सकता है और ये आधे घंटे का वीडियो आपके लिए 3 घंटे का हो जाएगा। तो ना तो आपके पास इतना डाटा बचेगा और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। ठीक है। हर सवाल को समझाने के लिए मैंने उसका चैप्टर का वीडियो बनाया है। बेहतर है वो कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन चैप्टर्स की वीडियो देखो। उसमें मैंने हर एक लफ्ज़ को, शायर के हवाले को, मुसन्निफ़ के हवाले को, एक लफ्ज़ को, कहानी के खुलासे को, सब कुछ अच्छी तरह से बयान किया है। बेहतर आप उन वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को पक्का करें। आते हैं सेक्शन बी पर। सवाल नंबर 8, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? जवाब, अफसाने में ज़िंदगी की जिस हकीकत को बयान किया गया है वो है तसव्वुर वक्त और फ़ना है कि किस तरह इज्तिमाई ज़वाल और इंसानी ज़िंदगी में वक्त का अमल व दखल मौजूद है। वक्त रफ्ता रफ्ता इंसान को फ़ना के करीब ले जाता है और इंसान अटल फ़ना के साए में ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे जारी रखे हुए हैं। सवाल नंबर 9, रदीफ़ किसे कहते हैं? मैं मिसाल लिखें। जवाब, रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं, उसे रदीफ़ कहा जाता है। शहरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िये के बाद
बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहलाते हैं। काफिया के बाद जो अल्फाज मुसलसल तकरार से आए वो भी रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ के अल्फाज एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। शेर में मन व अन दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। एक ही बात को अलग अलग ढंग से बार बार समझाएगी ताकि आप अच्छी तरह से समझें। रदीफ़ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसको मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, और जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। और गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें रदीफ़ हो या ना हो। हसरत मोहानी की गज़ल मुलाहिज़ा करें। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इस शेर में याद आते हैं 2 बार लिखा है, तो यही चीज़ क्या है, रदीफ़ कहलाती है। सवाल नंबर 10, इंशाइया की तारीफ़ लिखें। इंशाइया किसे कहा जाता है? जवाब, इंशाइया इंशा लफ्ज़ से बना है जिसके लगवी मानी है बात से बात पैदा करना, इबारत को सजाना या आराशना करना। इंशाइया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख़याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश कर दिया गया हो। इंशाइया के लगवी मानी इबारत के हैं। इंशाइया नसरी अदब की वो सिनफ है जो मज़मून की मानिंद लगती है मगर मज़मून से अलग अंदाज रखती है। इंशाइया में इंशाइया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नज़र आता है, किसी ख़ास नतीजे के बग़ैर बात को ख़त्म करता है, यानी नतीजे को कारी पर छोड़ दिया जाता है कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। सवाल नंबर 11, फोर्ट विलियम कॉलेज के किसी 5 अदीब और उनके तसानीफ़ के नाम लिखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज से वैसे तो बहुत सारे अदीब जुड़े हुए रहे हैं, बहुत सारे अदीब मुंसलिक रहे हैं, पर यहाँ पर 5 के नाम आपसे पूछे गए हैं। जवाब देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज से बहुत मुअज़्ज़िज़ उदबा वाबस्ता रहे हैं जिनमें मीर अमन का नाम मखसूस है। उनकी तसनीफ़ बागो बहार है जो कि एक तर्जुमान है। दूसरा नाम मीर शेर अली अफसोस का है। उनका उर्दू तर्जुमा गुलिस्तान सादी जो बाग़ उर्दू के नाम से मशहूर है। तीसरा नाम सैयद हैदर बख्श हैदरी का है और उन्होंने महर माह के नाम से उर्दू में एक कहानी लिखकर ले गए जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की खिदमत में पेश की। चौथा नाम मीर बहादुर अली हुसैनी का है। उनकी तसनीफ़ अखलाक हिंदी है। ये किताब संस्कृत की किताब हुनू पादशाह के फ़ारसी तर्जुमा मुफ़रहुल क़ुलूब का सलीस उर्दू तर्जुमा है जो डॉक्टर गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई। पाँचवा नाम मिर्ज़ा काजिम अली जवान का लेंगे। उन्होंने शकुंतला मुसन्निफ़ कालिदास उसका ब्रिज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया था। ये थे 5 नाम। सवाल नंबर 12, सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में कौन कौन शामिल हैं? सर सैयद अहमद के रुफ़क़ा कहा जाता है, रफ़ीक की जमा है रुफ़क़ा, रफ़ीक यानी दोस्त। उनके दोस्त कौन कौन हैं? जवाब देखिए। सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना आज़ाद, मोहसिनुल मुल्क, ज़ैनुल आबिदीन के नाम अहम हैं। और भी बहुत सारे दोस्त हैं और सभी के नाम आपको खुलासे में जानने को मिलेंगे। सवाल नंबर 13, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? शायर ने गुलरंग दरीचे क्यों कहा है? जवाब, गुलरंग दरीचों से शायर की मुराद खुश रंग खिड़कियाँ हैं। उसकी मुराद वो गोशे भी लिए जा सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात हैं। सवाल नंबर 14, ड्रामा यहूदी की लड़की का अहम किरदार हन्ना के बारे में लिखें। जवाब, इस ड्रामे का दूसरा अहम किरदार हन्ना का है। वो हिजरा की बेटी और एक यहूदी लड़की है। हन्ना वफ़ा, शियारी, निसाइयत और जुरातमंदी का एक जीता जागता नमूना है। वो हिजरा का यह बेहद एहतराम करती है और वो उसकी रासिखुल एतक़ादी से भी खूब वाकिफ़ है। हन्ना मार्क्स से बेहद मोहब्बत करती है और ये मालूम होने पर कि वो एक यहूदी नहीं रोमन है तो वो उसके साथ भाग चलने को तैयार होती है कि उसके बाप इज़रा को वाक़े का इल्म हो जाता है। वो मार्क्स को मज़हब बदलने का कहता है तो मार्क्स उसकी उस ख्वाहिश को रद्द कर देता है और मोहब्बत पर सल्तनत को तरजीह देता है कि वो आने वाला हुक्मरान था। आने वाला क्या था? बादशाह था। अब है सेक्शन सी, थोड़े बड़े सवाल हैं, डिटेल में है, डिटेल में सुनिए और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 15, खुर्शीदुल इस्लाम के तनकीदी मजमून उमराव जान अदा का तनकीदी जायज़ा लें।
उमराव जान अदा का तनकीदी जायज़ा लेना है। जवाब देखिए, उमराव जान अदा खुर्शीदुल इस्लाम का तनक़ीदी मज़मून है, जिसमें मिर्ज़ा हादी रसवा के मशहूर ज़माने नावल उमराव जान अदा के मौज़ूए किरदारों और प्लाट वगैरह को ज़ेर बहस लाया गया है। खुर्शीदुल इस्लाम के नज़दीक उमराव जान अदा नावल में अहम किरदार की हैसियत रखती है, मगर उसके लिए लाजिम नहीं है कि वही नावल का मौजू है, क्योंकि एक नावल की क़द्र व कीमत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके मौजू को दरियाफ्त किया जाए, जिसके लिए नावल निगार वो तमाम इम्कानात बरूए कार लाने होते हैं जिसके ज़रिए किरदारों और वाक़यात की साख्त पर दाख्त को होता हुआ देखा जा सके। नावल में रुसवा ने इब्तदा में ही उमराव जान का तारुफ कुछ इस तरह कराया है कि वो तवाइफ थी, मगर उसके रहन सहन का तरीका दीगर रंडियों से अलग था। जिस कमरे में वो हाइश पजीर थी वहाँ किसी की आमद व रफ्त ना थी, दरवाजे पर भी दिन रात पर्दे रहते थे। मिर्ज़ा ने मुशायरे की महफिल जमाई। उमराव जान उस मुशायरे में आती है तो अपनी गज़ल पेश करती है, जिससे उसके शायरी के ज़ौक़ और अदब से दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है। नावल के क़स्से का असल आगाज़ उमराव जान की कहानी से होता है। वो फैज़ाबाद में शहर के किनारे एक मोहल्ले में रहती है, जहाँ उसका पुख्ता मकान है। आसपास कुछ कच्चे झोंपड़े भी थे। उसके अब्बा बहू बेगम के मकबरे पर नौकर थे, मगर दिलावर जो उमराव जान अदा के मकान से थोड़ा दूर मुक़ीम था, उसका डकैतों से मिलना जुलना था और वो उमराव के अब्बा से सख्त दुश्मनी रखता था। इन इक़्तिबासात से उमराव के किरदार के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें मालूम होती जाती हैं कि किस तरह के माहौल में वो पैदा हुई और किस तरह के माहौल में पली बड़ी। बल्कि इन भूल भुलैयों का भी अंदाज़ा होता है कि जिनसे उसे गुजरना पड़ा। गोया तमहीद में नावल निगार ने उमराव की ज़िंदगी का कोई राज बाकी नहीं रहने दिया। एक चौथाई किस्सा गुजरने के बाद नावल की कहानी जुस्त लगाकर फैज़ाबाद जा निकलती है, जहां अब उमराव मौजूद है और वो अपने वतन में है, मगर सब के लिए बेगानी है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 16 पर। इक़बाल मजीद की सवानें और उनकी अदबी कारनामों का जायज़ा लें। जवाब देखिए, इक़बाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। माहौल की फ़िज़ा पर सरज़मीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। बिलाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। इक़बाल मजीद ओहदे जदीद के नामवर अफसाना निगार हैं। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। दो भीगे हुए लोग, एक हलीफ़ा बयान, शहर बदनसीब और तमाशागर उनके अफसानवी मजमूए हैं। इक़बाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से है जो 1955-1960 के बाद परवान चढ़ी। इक़बाल मजीद ने नई तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान के दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। कहानी में कहानीपन के उनसर को उन्होंने बरकरार रखा है। इक़बाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इक़बाल मजीद का एक नुमाया मकाम है। ज़ेर निसाब अफसाना सुकून की नींद इक़बाल मजीद का एक उम्दा अफसाना है, जिसमें इक़बाल मजीद ने यह वाज़ेह किया है कि किसी के पास दौलत का ना होना इतना बड़ा अज़ाब नहीं है जितना दौलत का बेहिसाब होना है। इंसान जब दौलत के नशे में सरशार होता है तो वो फितरत की नेमतों ही से दूर नहीं होता जाता, बल्कि ख़ुद गरज भी होता जाता है। उसने इखलाक से उसे कोई मतलब होता है और ना आम इंसानी हमदर्दी ही से उसके लिए कोई मानी रखती है। सबसे बड़ी चीज़ जिससे वो महरूम होता चला जाता है वो रातों की नींद और दिल का सुकून है। उन चीज़ों को पाने के लिए वो नींद की गोलियां और इंजेक्शन के इस्तेमाल पर मजबूर होता है। इस अफसाने में अफसाना निगार
एक्शनों के मनफी असरात की तरफ भी इशारा किया है कि ये सोने वाले जब किसी इंसान को काट लिया करते थे तो वो बगैर तड़पे मर जाता था। दौलतमंद ऐसे लोगों से पनाह मांगने लगे और पल दो पल की नींद के लिए खुदा से दुआ मांगने लगे। सवाल नंबर 17, वक्त का तराना से ये सवाल लिया गया है। अली सरदार जाफरी की नज़्म वक्त का तराना का खुलासा लिखें। खुलासा बहुत बड़ा है तो मैं बीच बीच में वीडियो रोक दूंगा, आप हो सकता है बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और आप इसको पूरा पढ़ लें। मैं खुद अगर पूरा पढ़ूंगा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा इसे खुद पढ़ने की, ठीक है, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें और सुन सकें। जवाब देखिए, वक्त का तराना जो आपकी नज़्म है उसका क्या करना है, खुलासा करना है। वक्त का तराना जाफरी की तवील नज़्म है। इस नज़्म में उन्होंने साम्राज्य निज़ाम और बादशाहत के ख़िलाफ़ इनकलाब का नारा बुलंद किया। इस बंद में शायर नई साम्राज्य कुव्वतों को ललकार कर कहता है कि तुमने कई तरह की बहारें देखी होंगी, मगर अब की बार इस मुल्क पर जो बहार आ रही है उसके रंग निराले हैं। अब यहाँ की वादियाँ नारों से गूंजती हैं। उनके नारों की गूंज एक अलग साज लिए हुए है, जैसे कि आबशार के झरने की सी गूंज हो उनमें। इनकलाब का वक्त आ चुका है और इनकलाब का एक काफिला रवां है। खुशी की शहनाइयाँ बज रही हैं। इनकलाब से आने वाली ये तब्दीली इस कदर ज़ोर आवर है कि यूँ महसूस होता है कि ज़मीन किसी ज़लज़ले से दहल रही है या कोई पहाड़ अंगड़ाई ले रहा हो। शायर ने ज़लज़ले और पहाड़ की अंगड़ाई से इनकलाब की शिद्दत बयान करने की कोशिश की है। अब ये इंतकाम की आग सुलग उठी है। उस आग में इस कदर शिद्दत है कि बर्फ़ की चोटियां भी दहकने लग गई हैं और जुल्म और जबर की खिलाफ उठने वाली इन आवाज़ों में ऐसी शिद्दत है कि जैसे अंधेरे में सैकड़ों बिजलियां चमक उठी हों। सदियों से जिन लोगों को कुचला जा रहा था उनमें ज़िंदगी के एहसास का बेशक खात्मा हो चुका हो, मगर उनके दिलों की धड़कनें तो अब भी बाकी हैं ना। और अब उस इनकलाब की गर्मी से उनमें एक नया वलवला और एहसास आ चुका है और उनके दिल नए अंदाज़ों नई शान से धड़कने लगे हैं। मेहनतकशों मजदूर तबका अपनी फसलों के साथ साथ खेत से अब बगावत की फौज भी तैयार कर रही है। अब इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और इंसाफ की तलवार हर जानिब लहराने लग गई है। ये इस बात का ऐलान है कि जालिमों को अब मज़ीद कोई पनाह नहीं मिल सकेगी। शायर ने इस बंद में सुर्ख रंग को इनकलाब की अलामत करार देते हुए कहा है कि कारखानों में से भी अब एक सैलाब के मानिंद इनकलाब उगल रहा है और सुर्ख रंग का इनकलाबी परचम हर सू ऐसे फैल रहा है कि जैसे शफक की सुर्खी आसमानों पर फैली हुई हो। हिंदुस्तान की इसी साहिल पर सुल्तानों का गुरूर टूटा था और अब दोबारा इसी मुल्क की सरजमीन पर साहिल की मौजें ये शौले उगल रही हैं कि इनकलाब की आमद है। हर जानिब बगावत का आगाज़ हो रहा है और बम्बई के जहाज़ सियासत से सहसासियत से टकराने को तैयार हैं। शहशायत से टकराने वाले इन जांबाज सिपाहियों की अज़मत को सलाम है। इनकलाब के खातिर वो हर लम्हा अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार हैं। शायर इस बंद में कहता है कि इस इनकलाब की जंग में हर कोई पेश है। शहर वालों की हिम्मत और जुर्अत देखने के काबिल है कि वो अपने सीनों पर गोलियां रोक रहे हैं। उनके लबों पर इनकलाब के हक में नारों की गूंज और उनके अंदर जिहाद का अज़्म मौजूद है। आज़ादी और हर्रियत हर पल उनके चेहरों पर जलवा फगन है। हर जगह हर तरफ इस इनकलाब के ख़िलाफ़ लोगों का उबाल मौजूद है। मुल्क के चप्पे चप्पे में तूफ़ान का सा जोश मौजूद है। ये तूफ़ान और ये जोश उन बातों का गवाह है कि ये साम्राज्य निज़ाम की बादशाहत को ज़रूर तबाह कर देगी, क्योंकि यह सैलाब कोई आम सैलाब नहीं है, बल्कि इनकलाब के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद करने वालों के लहू का सैलाब है। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 18। सवाल क्या है? दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात बयान कीजिए। जवाब, दबिस्तान लखनऊ की तहजीब व मुआशरत दबिस्तान दहली से बिल्कुल अलग है। दिल्ली के मुआशी और इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब थी। जब से उर्दू परवान चढ़ी
दहली हर किस्म की आफतों का निशाना बनती रही। यही वजह है कि जाफ़र जटली से लेकर गालिब और दाग तक तमाम मुमताज़ शुअरा शहर आशूब लिखते रहे। बहादुर शाह ज़फ़र के दर्द भरे नाले उसके गवाह हैं। ऐसे हालात में जबकि बादशाह से लेकर फ़कीर तक मुआशी बदहाली में गिरफ्तार हों, रोज़ इनकलाबात हो रहे हों, ऐसे मुकाम के बाशिंदों पर मायूसी और नाकामी का होना लाजमी है। उसके बरखिलाफ़ लखनऊ में तमाम तरह की सहूलतें फराहम की जा रही थी। ऐश व इशरत का बाज़ार गर्म था, इसलिए वहाँ के लोगों में सरमस्ती और रंगीन मिजाजी का होना लाजमी था। उनका नज़रिया ज़िंदगी के मुतालिक मुस्बत था। ये भी कहा जाता है कि दहली में तबाही थी तो लखनऊ में तामीर और तरक्की। इसलिए ये भी कहा जाता है कि दहली की शायरी आह व गम की शायरी है और लखनऊ की शायरी वाह और खुश मिजाजी की शायरी है। दबिस्तान दहली की शायरी में रूहानी या दिली जज्बात की कार फरमाई है और लखनऊ ज़ाहिरी हुस्न और सरापा का जिक्र है। दहली की शायरी के लिए दिलगुदाज होना ज़रूरी है, जबकि लखनऊ में सिर्फ तबीयत का मौजू होना। दिल्ली के शौरा ने हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। उनकी शायरी दाखिली है, इसलिए उनके यहाँ रूहानी और तसव्वुफ़ाना मज़ामीन ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके बरक्स लखनऊ की शायरी में सरापा निगारी और मामला बंदी तक शौरा महदूद नज़र आते हैं। लखनऊ को मुश्तरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना करार दिया जाता है। दरअसल लखनवीयत दहलवियत के मुकाबले शेर व शायरी का एक दूसरा रुख है। दहली के शौरा जो लखनऊ आ गए थे, वहाँ की खुशहाली से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने फैज़ाबाद को दारुल हुकूमत बनाया तो उसकी तामीर में लाखों रुपए सर्फ किए। आसिफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाया तो वो तमाम शान व शौकत लखनऊ में मुंतकिल हो गई। आसिफउद्दौला से लेकर वाजिद अली शाह तक के ज़माने का लखनऊ एक रंगीन ख्वाब था, इसलिए यहाँ के लोगों में रंगीन मिजाजी और रंगीन ख्याली रच बस गई थी। इस माहौल ने वहाँ के शौरा के ख़यालात को भी आलूदा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फहाशी एक मुस्तकिल सिन्फ बन गई और फहश गोई और नस्वानियत से मिलकर रेख्ती की बुनियाद पड़ी। रेख्ती में औरतों के एहसासात और जज्बात को उन्हीं की ज़बान और मुहावरों में पेश किया जाता है। दबिस्तान लखनऊ के शौरा ने अपनी तमाम तर तवज्जो ज़ाहिरी खूबसूरती पर सर्फ की, अंदरूनी एहसासात और जज्बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तकल्लुफ़ तस्ना को लखनवी तहज़ीब व मुआशरत में ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई। नासिख को लखनवी शौरा में उस्ताद माना जाता है। उन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक शुरू की। उसकी पेश नज़र उन्होंने हिंदी और संस्कृत के अल्फाज को खारिज करके फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को जगह दी। दबिस्तान दहली के शौरा ने हिंदी और दूसरी ज़बानों से भी इस्तिफ़ादा किया, लेकिन लखनवी शायरी ने इस्लाह ज़बान के नाम पर अरबी और फ़ारसी को अव्वलियत दी। लखनवी शौरा की एक खसूसियत ये भी है कि उन्होंने लुग़त पर ज़्यादा तवज्जो दी और उसी के मुताबिक ज़बान की अदायगी पर जोर दिया, जबकि दहली के शौरा ने मुरवजा ज़बान पर ज़्यादा तवज्जो दी। दबिस्तान लखनऊ में मरसिया को ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। अनीस व दबीर ने इस सिन्फ़ को तरक्की दी और मरसिए को रोने और रुलाने से निकाल कर नई शक्ल अता की। मरसिया मदरसा लखनवी मिजाज ने मौसीकी और रक्स को ख़ास तौर से अपनाया, जिसकी वजह से ड्रामाई नज़्म की बुनियाद डाली गई। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में ख़ास फ़र्क ज़बान का है। दिल्ली में बाज़ अल्फाज मुअन्नस में बोले जाते थे, लखनऊ में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि दबिस्तान दहली की शायर दाखिली शायरी है और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में महबूब की ज़ाहिरी सूरत या सरापा को बयान किया गया है। अपना असली उससे ये कहा जा सकता है कि दोनों दबिस्तानों की अपनी अपनी शनाख्त है, जिसकी वजह से दोनों में इम्तियाज़ किया जाता है। आइए पढ़ते हैं हम आज का आखिरी सवाल नंबर 19। उर्दू ज़बान की आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इस बारे में आपको पूरी डिटेल में बयान करना है। जवाब देखिए। किसी अदब को सही तौर पर समझने और उसके मुतालिक कोई साहिब राय कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी ज़बान की तारीख़ से कम व बेश वाक़फ़ियत हासिल की जाए।
इस ख्याल को पेश नज़र रखते हुए उर्दू ज़बान की एक मुख्तसर सी तारीख पेश की जाती है ताकि हम सबको ये मालूम हो सके कि उस ज़बान की कब, क्यों और कहाँ पैदाइश हुई। रफ्ता रफ्ता किस तरीके से इस ज़बान ने महराज तरक्की के जीनों को तय किया और आज किस बुलंद व बाला मकाम पर जलवाए फ़ुगन है। दर हकीकत ये वो ज़बान है जो महज चंद सदियों की काविश और आबियारी का ज़ुमरा है, लेकिन अगर उसकी वुसअत और हिमागिरी पर गौर करें तो हम हैरत में पड़ जाते हैं कि किस तरह ये नौखेज़ ज़बान दफ़ातन मुल्क के एक क़ता के मुल्क बन बैठी और दूसरा क़ता शब व रोज़ उसी फ़िक्र में गलताओं पैंचा है कि उसको आखिर कौन सा मकाम अता किया जाए, इसलिए कि उसके जितने अंदाज हैं सब मलूका ना है। तारीख़ की और औराक गर्दानी से बेहतर पता चलता है कि ये कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो दफ़अतन महराज़े वजूद में आई हो, बल्कि ये उसी मुल्क और सरज़मीन की पैदावार है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ दौर की मुख्तलिफ़ ज़बानों से उसका ख़मीर तैयार हुआ। संस्कृत की बूबास है, प्राकृत का ढांचा है, अरबी, फ़ारसी और तुर्की और अंग्रेज़ी की किलकारियाँ हैं। तफसीली दास्तान उसकी पैदाइश की इस तरह है कि हिंदुस्तान में आर्या कौम के आने से कबल यहाँ के मुख्तलिफ़ क़ताओं में मुख्तलिफ़ ज़बानें राइज थीं। जब आर्या कौम हिंदुस्तान में आई तो वो अपने साथ संस्कृत ज़बान भी लाई। यही संस्कृत ज़बान जब मुल्क की मकामी बोलियों के साथ आमेज़िश पजीर हुई तो मुल्क में मुख्तलिफ़ क़ताओं में टुकड़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें पैदा हुईं जो प्राकृत के नाम से मशहूर हुईं। इन्हीं प्राकृतों में एक प्राकृत वो भी थी जो दिल्ली और मालवा की इलाकों में जारी और सारी थी और जिसको वुसअत व गहराई में दीगर प्राकृतों पर फ़ौक़ियत हासिल थी। यही ज़बान आगे चलकर ब्रिज भाषा के नाम से मौसूम हुई। जब मुसलमानों का क़दम हिंदुस्तान में आया तो अपने साथ कई मुख्तलिफ़ ज़बानें यानी अरबी, फ़ारसी और तुर्की भी साथ लाए। फ़ाती और मफ़तूह कौमें जैसे जैसे आपस में शेर व शुक्र होती गई दोनों की ज़बानें भी मखलूत होने लगी और ब्रिज भाषा ने अरबी और फ़ारसी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज अपने दामन में समेटना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक नई ज़बान की शक्लें तश्कील होनी शुरू हुई और यही वो ज़बान है जिसका नाम हिंदी या हिंदवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी और फिर उर्दू पड़ा। मुसलमान हुक्मरानों के ज़माने में हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान फ़ारसी थी और इस ज़माने के शोरा फ़ारसी ज़बान ही में कलाम कहा करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसे शोरा भी पैदा होने लगे जो तिफ़नन तबा और आवाम की दिलबस्तगी की खातिर कुछ ऐसे कलाम भी कहते जिनमें फ़ारसी और ब्रिज भाषा के अल्फाज की आमेज़िश होती। ऐसे कलाम को वो हिंदी या हिंदवी के नाम से मौसूम करते। अमीर खुसरो के यहाँ इस किस्म की चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। इस नई ज़बान का नाम उर्दू अगरचे शाहजहां के ज़माने में पड़ा, लेकिन इसका नाम रिवाज ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के आखिरी दौर से हुआ। शाहजहां के ज़माने में इस ज़बान का नाम उर्दू इस वजह से पड़ा क्योंकि लश्करों में ये ज़बान ख़ास तौर से राइज हो गई थी और उर्दू के माने ख़ुद लश्कर, हुकूमत और सल्तनत के हैं। 19वीं सदी ईस्वी में जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हिंदुस्तान में हुआ तो 1800 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से एक इदारा कायम किया जिसकी गारत ये थी कि उर्दू ज़बान को जो अब तक मुस्तकिल ज़बान बन चुकी थी फ़रोग़ दिया जाए और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अफसर बनकर आए हैं और वो इस इदारे के ज़रिए उर्दू ज़बान को सीखें ताकि यहाँ की पब्लिक को वो समझ सकें और इंतज़ाम हुकूमत में उनको आसानी हो। चुनाचे इस कॉलेज के ज़रिए उर्दू अदब की नुमायाँ खिदमत हुई और ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई। मीर अमन दहलवी ने किस्सा चहार दरवेश का जो फ़ारसी ज़बान में था आम फहम उर्दू में तर्जुमा किया। उस ज़माने में उर्दू को अक्सर हिंदुस्तानी भी कहा करते थे।
उर्दू ज़बान के आगाज़ का हाल तो मालूम हो चुका और उसकी इब्तदाई शक्ल भी देख चुके। अब ये देखना है कि उर्दू ज़बान की इब्तदाई नशोनुमा बाकायदा तौर पर कहाँ हुई और क्यों कर ये ज़बान तरक्की की मंजिल पर गामजन होती चली गई। इस ज़बान के अय्याम तफूलियत गहवारा मुल्क दक्कन रहा है, जहाँ 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में कुतुब शाही और आदिल शाही खुद मुख्तार रियासतें थीं। इन ख़ानदानों में कई हुक्मरां ऐसे गुजरे जिनको इस नौज़ाइदा ज़बान से ख़ास उल्फत थी। चुनांचे उन्होंने उसकी तरोतीज और तरक्की में काफ़ी हिस्सा लिया और वली दक्कनी ने, जो उर्दू ज़बान का बाबा आदम यानी पहला शायर समझा जाता है, उस ज़बान में जो इस वक्त दक्कनी ज़बान कहलाती थी तिबा आजमाई की। उनका कलाम आज की उर्दू से बहुत ज़्यादा मुशाबा और मुमासिल है। फिर मोहम्मद शाह सानी के ज़माने में सिराजुद्दीन अली खान आरजू, मोहम्मद अहसन, शाकिर नाजी, मजमून और आबरू वगैरह दबिस्तान दहली के शुअरा के पहले सफ़ में आते हैं। फिर मीर दर्द, सौदा, मीर तकी मीर वगैरह का ज़माना आता है। ये उर्दू शायरी का ज़री दौर कहलाता है। इस दौर के शुअरा ने ज़बान को मिसखाम से कुंदन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज तराशे, आला ख़यालात को पेश किया, असलूब बयान में जिद्दत पैदा की, कलाम में दर्द व सोज़ अता किया। गरज के उर्दू नसर निगारी के हर शोबे पर हमारी नसर निगारी की तवज्जो मबजूल हुई और दौर हाजिर के मशहूर अफसाना निगारों में राशिदुल खैरी, नियाज़ फतेहपुरी, कृष्ण चंदर, मंटो, असमत चुगदाई, राजेंद्र सिंह बेदी वगैरह का नाम आता है। तनकीद निगारों में आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, इबादत बरेलवी और अख्तर औरियानवी का जिक्र करना काफ़ी है। इस तरह ड्रामा निगारी में कृष्ण चंदर और इश्तियाक हुसैन कुरैशी का नाम आता है, मगर इस सिन्फ में हमारा अदब अभी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। गरज के मौजूदा नज़्म व नसर निगारी के रफ्तार को देखकर उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की की तरफ से काफ़ी उम्मीद बंदी है, फिर भी ये कहे बगैर नहीं रहा जा सकता। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें, अपने सारे सोशल अकाउंट पे से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, है ना। कोशिश करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने की, और ये भी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उनका वीडियो भी कंटिन्यू हम इसके साथ साथ लाते रहें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, एग्ज़ाम का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, उर्दू का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, लगे रहिए वीडियोज़ के साथ। खुदा हाफिज़।